नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मशहूर यूट्यूबर की जो अब विवादों में फंस गए हैं। आपको बता दें कि मशहूर यूट्यूबर की अगर हम बात करें तो रणवीर अल्हावादिया को कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर किए गए एक भद्दे मजाक के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब अल्हावादिया समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मानवाधिकार आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर संज्ञान लिया है और यूट्यूब को पत्र लिखा है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट करने के बाद रणवीर ट्रोल्स के निशाने पर है। दरअसल शो में अपनी हालिया मौजूदगी के दौरान रणवीर अल्हावादिया ने एक प्रतियोगी से उनके मां बाप के निजी जिंदगी से जुड़ा सवाल पूछ लिया था। जैसे ही यह वीडियो सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट गया और उनके खिलाफ विरोध की लहर पैदा हो गई, जिन्होंने अतीत में अपने पॉडकास्ट पर कई भारतीय राजनेताओं की मेजबानी की है। इस मामले में अब रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मुखर्जी, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है और अन्य नेताओं ने भी इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है, हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज में जिस तरह के एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियां होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। लेकिन आपको लगता है इन पर हालांकि केस रजिस्टर हुआ है तमाम चीजें, लेकिन लगता है आपको कि ऐसे लोगों को या तो बैन कर देना, सख्त से सख्त ऐसा कुछ होना चाहिए कि आगे कोई जी बिल्कुल, एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करे। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे।
और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूं ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की, जिसका 8वां संस्करण आज प्रसारित हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, बातचीत की और इसके साथ ही उनके सरल भाषा में बच्चों के सवालों का प्रधानमंत्री ने भी काफी सरल अंदाज में जवाब दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के बाद भाजपा के नेता बेहद उत्साहित नजर आए और सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना की। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार के बच्चे जो परीक्षा में जाते हैं उनके मन के प्रेशर्स, उनके अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स, इसको समझकर उनमें से उनको बाहर निकाले और उनको जीवन का रास्ता मिले, उनको जीवन का मंत्र मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी ये चर्चा पिछले कई वर्षों से शुरू की है। इस बार का फॉर्मेट तो इतना एंगेजिंग था कि मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा और उसमें से बहुत सीख भी मिली। तो एक प्रकार से हमारे बच्चों को जीवन का मंत्र मिलता है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण की आज सार्वजनिक रूप में टेलीकास्ट हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की चुनिंदे बच्चों के बीच में दिल्ली की सुंदर डायरी के नर्सरी के अंदर उन्होंने एक अनोखे तरीके से एक अभिभावक के रूप में, मित्र के रूप में और बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में बच्चों को मिले। बड़े सहजता के साथ बच्चों के मन की कई सारे विषयों पे उन्होंने समाधान दिया। था तो चंद बच्चों के अंदर, लेकिन था तो सारे देश की परीक्षार्थी बच्चों के लिए। देखिए, एक देश में, इतने बड़े प्रजातंत्र में देश के प्रधानमंत्री जी अनेकों काम करते हैं। उसके बीच में नन्हे बच्चों के लिए उनकी 10वीं की परीक्षा, उनकी 12वीं की परीक्षा ठीक हो, वो निडर होके आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठे, इसकी चिंता करना ये कोई कम बात नहीं है। मैं शिक्षा विभाग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, देश की अभिभावकों की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये धीरे धीरे लोगों की इंतजार में रहता है कि कब माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा के ऊपर अपना सुझाव देंगे, टिप देंगे और बच्चे उसको आगे ले जाएंगे। इस बार तो उससे और जुड़ा गया। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ आगे 7 बड़े बड़े सामाजिक विशेषज्ञों की, मेंटल हेल्थ के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में अनेक जो एक्सपर्ट्स रहे हैं, अथॉरिटी रहे हैं, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्वों का भी एक एपिसोड आएगा। ये पूरा पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी की से शुरू होके अन्य जो बाकी 7 महानुभव उसमें से जुड़ेंगे। ये 8 टेलीकास्ट निश्चित रूप में हमारे देश की परीक्षार्थियों के लिए किसी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर वर्ष हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर के। बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ें। दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, माँ बाप का भी दबाव ना हो, खुशी खुशी एक पर्व के रूप में इस परीक्षा को बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक त्योहार के रूप में इसको मनाना चाहिए। कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे तो नंबर कम आए हैं,
डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार माँ बाप का दबाव होता है, तेरे नंबर क्यों आए हैं, उसके कारण से डिप्रेशन में चला जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा ये शुरू किया है, हर वर्ष वो बच्चों से बात करते हैं, ये बहुत अच्छा बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ाने का और उनमें एक विश्वास बढ़ाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 भागों में अलग अलग विषयों पर बच्चों से चर्चा की है। बच्चों से कि हमारे पास स्किल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति भी हम जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों, और हम मेहनत करते हुए हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी परीक्षा को चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। और जब हम उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे, कोई भी चैलेंज हमारे सामने बड़ा नहीं है, हर चैलेंज छोटा है। बच्चों में एक बड़ा विश्वास इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको एक मूल मंत्र देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, हमारे माँ बाप को भी उससे प्रेरणा मिलती है और बच्चे भी अच्छे रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मैंने भी सभी बच्चों को जो अभी परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं 10th क्लास और 12th क्लास की आ रही हैं, सभी बच्चों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो बच्चे मनोयोग से पढ़ते हुए अपने दिमाग को स्ट्रेस एक तरफ लगा करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही आज मैं समझता हूँ, अपने आप को भाग्यवान मैं समझता हूँ। इसलिए आज महारानी तुलसीवती बालिका विद्यालय में मैं आया हूँ और मैंने 11 बजे से मैं सुना हूँ और 12 बजे तक, और 21 लेसन, और जिस तरह उन्होंने स्टूडेंट के साथ बात किया, उन्होंने स्टूडेंट के लिए भी कहा, गार्जियन के लिए भी कहा और टीचर्स के लिए भी कहा। एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जितना खूबसूरती से और जिस तरह बहुत सिंपल वे में मैसेज दिया है। आप देखिए, स्टूडेंट्स लोग इतना खुश थे, और त्रिपुरा का भी एक लड़का वहां बिलुनिया से भी वहां गया है, और खास करके उन्होंने उनको पूछा कैसे आए हो, पैसा तो नहीं देना पड़ा, घूस तो नहीं देना पड़ा। देखिए कितना आराम से बात किया, और उसके बाद उन्होंने परिवेश के लिए भी बात किया है, और स्ट्रेस कैसे, विदाउट स्ट्रेस कैसे जिंदगी आगे चलना चाहिए, परीक्षा में बैठना चाहिए, सब चीज उन्होंने वहां पर पूरा वर्णन किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और हम लोग हमेशा समझता हूं जाने वाले जो एग्जाम क्लास 10th और 12th का होगा, स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा, गार्जियन को भी अभी बहुत समझ आ जाएगा और टीचर्स को भी आ जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह हर चीज, हर बात को, खास करके परीक्षा को लेके जो स्टूडेंट्स में जो कंफ्यूजन है, ये बहुत दूर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम आज पूरे देश के विद्यार्थियों को संबोधित किया। 10th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो, बच्चों ने परीक्षा का टेंशन किस तरह से नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बच्चों के साथ डिस्कशन किया और बहुत ही अच्छा मैसेज सभी लोगों को दिया है। परीक्षा ये उत्सव है, परीक्षा आगे करियर के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बताया है। नॉट ओनली द परीक्षा पे चर्चा करते वक्त उन्होंने बच्चों के साथ जो डिस्कशन किया, इनमें पूरे सभी बच्चों को वो प्रेरणा स्रोत रहे, हमेशा के लिए इनोवेशंस, क्रिएटिविटी जिस बच्चों में आनी चाहिए उसके बारे में उनको प्रेरित किया। मुझे लगता है उनका ये संबोधन सभी देश के बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी भाषण रहेगा।
हमेशा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी के लिए एक रोल मॉडल रह चुके हैं। आज गोवा के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सभी ऑल तालुकात में सभी बच्चे पार्टिसिपेट हुए और सभी बच्चों ने ये कार्यक्रम वर्चुअली देखा। मैंने खुद इस कार्यक्रम को हमारे साकली के रविंद्र भवन में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को आज अटेंड किया। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमेशा के लिए हर सेक्टर में वो मोटिवेटिंग करते रहते हैं और बच्चे तो अपने देश की भावी पीढ़ी है, अपने देश की यानी दे आर द इंस्ट्रूमेंटल इन द विकसित भारत 2047। तो सही में यही बच्चे विकसित भारत के फाउंडेशन स्टोन डालने वाले बच्चे रहेंगे, यही बच्चे आगे इस देश का भविष्य रहेगा। फिर एक बार माननीय मोदी जी का मैं गोवा के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने खुशी जाहिर की है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, इसको लेकर के उन्होंने बधाई दी है और साथ ही दिल्ली का विकास होगा, ये बातें कही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार की बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैम, चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार की बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैम, चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। भाजपा की डबल बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी दिल्ली के जनादेश का स्वागत करते हुए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने बड़ी सजा दी है, इसकी बात कही है। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया, एक बड़ी सजा अरविंद केजरीवाल जी को दी है, क्योंकि उन्होंने लगातार 10 साल दिल्ली की उपेक्षा की, दिल्ली को बदहाल स्थिति में डाल दिया। पंजाब की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, पंजाब में भी इसी तरीके के हालात हैं और मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली को डुबोया है, अब पंजाब की बारी है। पार्टी के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान आया, उन्होंने कहा हम सभी ने दिल्ली चुनाव के लिए काम किया था, दिल्ली चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर बैठक बुलाई गई है, हम सभी जाएंगे, पंजाब के लोग भाजपा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ तस्वीर अलग बनेगी, यह असंभव है कि भाजपा पंजाब में सत्ता में आए। देखिए, ऐसे बड़े दावे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के लिए कर रहे थे, लेकिन शायद वो दिल्ली की जनता के मूड को भांप नहीं पा रहे थे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो उस राज्य की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी, ये एक शाश्वत सत्य है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश दिया है और हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वो काम करेंगे जिससे किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पर ये वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव दिल्ली का, जो दिल्ली की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचे, इस बात की गारंटी का विश्वास दिल्ली की जनता ने किया है। और ये बहुत लंबे समय के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके लिए मैं दिल्ली की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के ऊपर जो आरोप केजरीवाल जी ने उस समय लगाए, जब चुनाव के समय झूठ बोलकर, और जो हमारी आस्था का बिंदु है, जो हमारे संस्कार जहां से हम लेते हैं, यमुना मैया की जो हम पूजा अर्चना करते हैं, यमुना मैया से सबके सुख की कामना करते हैं, और ऐसा आरोप केजरीवाल जी ने लगा के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जहर घोलने का काम किया है। जहर मिलाकर दिल्ली को पानी पिलाने का प्रयास का आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगा, हरियाणा के लोगों के ऊपर लगा, और ऐसे चुनाव के समय में लगा। इतनी बड़ी झूठ और इतने बड़ा भय का वातावरण बनाना, और उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पल्ला गांव में जाके जो यमुना मैया का आशीर्वाद लिया, यमुना मैया के जल का आचमन किया और उस जल को पी के दिखाया, जो आरोप केजरीवाल ने लगाया था। और केजरीवाल को चेतावनी दी कि जो हरियाणा से दिल्ली में पानी जाता है, उसको हम
पीने का भी काम करेंगे, उसमें नहाने का भी काम करेंगे। और केजरीवाल जी जो दिल्ली से जब पानी बाहर निकलता उसमें पी के दिखाए और नहा के दिखाए। इस चेतावनी को जब देने के बाद दिल्ली की जनता ने ये मान लिया कि कितना बड़ा झूठ केजरीवाल ने बोला है। और दिल्ली में भी जो जनता रहती है उनकी भी आस्था यमुना मैया से जुड़ी है, तो उनकी झूठ का जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। झूठ की, लूट की और भ्रष्टाचार की जो सरकार दिल्ली में रही है, उस आपदा से दिल्ली का छुटकारा हुआ है। भाजपा जो कहती है वो करती है, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर जो दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, आज डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनी है। आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पूरे एनसीआर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केजरीवाल करता रहा, उसका अंत हुआ है, झूठ का और फरेब का अंत हुआ है। और दिल्ली से जो केजरीवाल की आपदा से दिल्ली को छुटकारा मिला है। और आज जिस प्रकार का वातावरण दिल्ली चुनाव के बाद बना है, मुझे लगता है बहुत जल्दी पंजाब में भी बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। और अब जिस प्रकार से दिल्ली से आपदा का छुटकारा हुआ है, पंजाब के लोगों को भी बहुत जल्दी आपदा से छुटकारा मिलेगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की, जहां 16 से 18 फरवरी तक यानी 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आगामी 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संगम देखने को मिलेगा। यह आयोजन पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विज्ञानियों और श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अवसर होगा। यहाँ वे पंछियों की दुर्लभ प्रजातियों का अवलोकन कर सकेंगे और उनके संरक्षण के महत्व को समझ सकेंगे। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल न केवल पक्षियों को देखने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि यह विभिन्न प्रतियोगिताओं और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से पंछी संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। 16 फरवरी में क्लाइमेट चेंज पे हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तो जो हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जैसे रिलीजियस लीडर्स वहाँ पे हैं, और हम लोगों ने और भी रिक्वेस्ट करी है। तो हम चाहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सब एक मंच पे आए, और जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हो सकते हैं उसमें हम लोगों को क्या पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए, उस पर हम लोग विचार करें, और किस तरीके से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे हम लोग काम कर सके। जो हमारे रिवर्स है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट एरिया है, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, इस विषय पे चर्चा होगी। उसमें कई टेक्निकल सेशंस भी हैं, और हम लोगों ने ना सिर्फ स्टेट से बल्कि अदर स्टेट्स के भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोगों ने ऑफिसर्स को आमंत्रित किया है, और हमने रिक्वेस्ट करी है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में भी उनको आमंत्रित किया है, निवेदन किया है हमने। तो हम चाहते हैं कि एक संदेश दें, क्योंकि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी द्वारा जो कही गई बातें हैं उस पे एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। और तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे हमें फोकस करना चाहिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे हमें बात करनी चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, कैसे हम लोग उस पर और बेहतर काम कर सके, इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। तो अभी सामने पेपर रखा है, इसमें लिखा है फेथ ऑफ कुंभ एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या सिग्निफिकेंस, और क्या लगता है कितना ज्यादा प्रोपोगेशन में हेल्पफुल हो रहेगा ये? मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और देखिए महाकुंभ में हमारे न सिर्फ प्रदेश के बल्कि नेशनल लेवल पे भी, और मैं तो कहूँगा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ी संख्या में पर्सनैलिटीज आती है। विशेष तौर पे हमारे धार्मिक गुरु आते हैं, और वहाँ पे ये पौराणिक हमारी परंपरा रही है कि वहाँ पे आते हैं और फिर वहाँ पे चर्चाएं होती हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय उन पे वार्तालाप होता है और उस पर निर्णय होता है। तो इस ओकेजन को हम लोगों ने चाहा कि इस पे हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस पे बात करें, और जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट है उस पे भी इसका जिक्र है कि पर्यावरण की सुरक्षा पे हमें हमेशा चिंता करनी चाहिए, उस पे कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा तो मानव सभ्यता भी हमारी सुरक्षित रहेगी। तो इसी कारण से ये कार्यक्रम को हमने महाकुंभ में कर रहे हैं।
पर्यावरण का कई बार जिक्र हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला जाए तो इतना बड़ा एक रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। क्या लगता है आप लोगों का जो ग्रीन इनिशिएटिव था, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से ना इस्तेमाल करने से, इसकी वजह से भी कितना बेटर हुआ है ये इवेंट और लोगों को आसानी मिली है? ये आपने सही कहा, क्योंकि इस बार महाकुंभ में को हम लोग ग्रीन कुंभ के रूप में भी मना रहे हैं, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए पूरे कुंभ में हम लोगों ने प्रयास किए हैं। प्लास्टिक फ्री हम लोगों ने घोषित किया है, बड़ी संख्या में वहां पे पेड़ लगाए हैं, और जो सॉलिड वेस्ट के जो जितने भी हमारे स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। तो इन सब के होते हुए जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो इसका और एक मैसेज जाएगा और इस पे हम लोग को और सफलता मिलेगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की, जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ी होती तो आज बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं होती। देखिए, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारी मुखालफत की। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम सबको ये फैसला करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती। अगर हमारा और आम पार्टी मिलके चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी। ये फैसला हमारी हाईकमांड को करना पड़ेगा कि हमें अपने एलाइज के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना। दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है उससे खास तौर से मुसलमानों के अंदर एक बहुत चिंता का विषय है। हमने बड़ी मुश्किल से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस के साथ लेकर आए हैं। दिल्ली के इस चुनाव ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी 99 पार्लियामेंट की सीटें आई, जिसमें 60-65 सीटें हमारे पार्टनर्स, हमारे एलाइज की वजह से हम जीते। मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से हुआ है। हाईकमांड को इस पे पूरा विचार करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो इंडिया को मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपने एलाइज की इज्जत करनी पड़ेगी और उनके साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।